नागपुर की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ कांग्रेस का नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की आवाज है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तेज तर्रार वक्ता और नागपुर की राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले अतुल लोंढे जी आज हमारे साथ हैं। हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस चुनाव ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्या कांग्रेस की वोटें टूटी? क्या महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की राजनीति लोकतंत्र को कमजोर कर रही है? क्या विचारधारा अब सत्ता के सामने कमजोर पड़ रही है? आज हम इन्हीं सवालों पर करेंगे सीधी, बेबाक और बिना लाग लपेट की बातचीत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीसीएन के स्टूडियो में आज आने के लिए। सर, सबसे पहले सवाल आज हम करेंगे कि आपने ये कहा कि मैं हारा नहीं या मेरी नैतिक जीत है, आम मतदाता आज इसे कैसे समझें? देखिए, आज जिस तरह का एक राजनीतिक माहौल बीजेपी ने बनाया है, एक माकूल उनके पास बहुमत है, संसद में है, महाराष्ट्र राज्य में भी है, हर जगह है। अभी वेस्ट बंगाल में चुनकर आए, वहां पर भी है उनके पास। लेकिन उन्हें इस देश में लोकतंत्र को खत्म करना है। उन्हें इस देश में विपक्ष नहीं चाहिए, उन्हें इस देश में चुनाव भी नहीं चाहिए। तो जो दबाव था, वो दबाव को धुतकारना बहुत जरूरी था, वो दिखाना बहुत जरूरी था। आप कितने भी कोशिश कर लो, कांग्रेस ऐसा दल है जिन्होंने उन अंग्रेजों से लड़ाई की जिनके साम्राज्य पे कभी सूरज ढलता नहीं था। कहने का मतलब सारी दुनिया पे उनका राज था, कहीं ना कहीं सूरज उगता ही था। तो उनके साथ लड़ पड़े थे, तो ये कोई बहुत बड़े नहीं है। तो ये लोकतंत्र के मूल्यों की लड़ाई थी, ये लड़ाई संविधान को बचाने की थी। हालांकि मैं जानता था कि हमारे पास कितने मत हैं, 170 मत थे हमारे पास, और उनके पास 600 से ज्यादा मत थे जी। ये जानते हुए लड़ाई इसलिए हुई कि कई जगह लोगों को डरा धमका कर, साम दाम दंड भेद लगाकर बिठाया गया। लेकिन नागपुर जो उनका हेडक्वार्टर है, मेरे लिए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दिशा भूमि है। मैं तो शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा का हूँ। वहां पर चुनाव उन्हें करवाना पड़ा, और यहाँ लोकतंत्र की जब सबसे खूबसूरत चीज कोई है तो चुनाव है, वो करने पर मजबूर होना पड़ा। यही मेरी नैतिक जीत थी। अगर सर देखें कि कांग्रेस के पास 200 से ज्यादा वोट माने जा रहे थे, लेकिन आपको 130 वोट ही पड़े, क्या लगता है आपको, क्या समीकरण था ये? नहीं, यानी मैं चुनाव में खड़ा रहा, इसका गुस्सा हम आपको वोट ही मिलने नहीं देंगे, इस पर उन्होंने निकालने की कोशिश की। फिर भी मुझे 130 मिले, ऐसा देखिए इसे। पैसे का कितना इस्तेमाल हुआ ये आपसे हमसे छुपा नहीं है। धनशक्ति और धनशक्ति का हुआ, पैसे सीधा पैसा का हो ना। क्या धनशक्ति वाले क्या लाग लपेट की, क्यों बिना लाग लपेट के बात करेंगे ना। तो जैसी मेरी उम्मीदवारी डिक्लेयर हुई, अफरा तफरी मच गई बीजेपी में। बिल्कुल। और उन्होंने कुछ लोगों को हैदराबाद भेजा, कुछ को उज्जैन भेजा, कुछ को गोवा भेजा, किन्हीं को मुंबई भेजा, किसी को दिल्ली भेजा, किसी को जम्मू कश्मीर भेजा। क्यों? कि सारे नगर सेवक पार्षद जो है वो जानते थे कि अतुल लोंढे जब काम करेगा तो सारे नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक, महानगर पालिका इनके हितों के लिए काम करेगा, इसलिए उनकी तैयारी थी। और इसको डरते हुए उन्होंने ये सब काम किया। अब आप देखिए, देश में सांसद बिक रहे, विधायक बिक रहे, पार्टियां टूट रही है जी। तो पार्षदों को मैं क्या बोलूं और क्यों बोलूं? जब दबाव ही इतना बड़ा है तो लोगों के सामने तो ये बात आई है। इसको आप थोड़ा पॉजिटिवली देखिए कि जनता के सामने, नागपुर की जनता के सामने ये सच्चाई सामने आई है कि इनके पास एक पूरा बहुमत होने के बावजूद पैसे का जो इस्तेमाल हुआ और वोट खरीदने की जो कोशिश हुई है, वोट जो खरीदे इन्होंने, इससे आने वाले दिनों में कितना बड़ा दुख और कितना बड़ा संकट जनता को झेलना पड़ेगा। ये आउटकम है इस चुनाव का। इस चुनाव का आउटकम है कि कांग्रेस सामने से टक्कर देती है, डरते नहीं है हम इनसे। चुनाव करवाना पड़ा, विपक्ष की मौजूदगी हमने दर्ज की और पूरा ताकत से, शिद्दत से चुनाव लड़े। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि ये मेरी नैतिक जीत है। सर, इसे अगर हम समझें तो आपकी व्यक्तिगत हार कहें या कांग्रेस संगठन की हार? व्यक्तिगत ही होती है। मुझे बताइए, विपक्ष नहीं रहेगा तो जो नीट में धांधलियां हुई और कंटिन्यू 114 पेपर लीक हुए आज तक 12 साल में, उनकी आवाज कौन उठाएगा? बराबर। 14 बच्चों ने आत्महत्या की है, उसमें के 2 बच्चे मेरे नागपुर के, कौन उठाएगा आवाज?
सीबीएसई में जो ओएसएम द्वारा जो उन्होंने धांधली की, कौन उठाएगा आवाज? आज किसान मर रहा है, बैल पे बैठ के राजूरा में आज किसान गया है कर्जा माफी, सही में कर्जा माफी दो ये मांगने के लिए, बैल पे बैठ के गया। मैंने ट्वीट किया है, दिखा देना आप बताइए मुझे महंगाई कितनी पैमाने पे बढ़ रही है, जबकि कच्चा तेल सस्ता हुआ है, उसी से गैस निकलता है, उसी से सारी चीजें निकलती है, डांबर से लेके पेट्रोल डीजल रॉकेल सब उसी से निकलता है, कच्चे तेल से। वो सस्ता होने के बाद मेरे नागरिकों को सस्ते में पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा? बराबर। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल क्यों मिल रहा है जो पानी है? आज हर जगह सर इसी मुद्दे को लेकर बातचीत तो छिड़ी हुई है। विपक्ष का अस्तित्व है, विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा, ये आउटकम है इस चुनाव का। चुनाव परिणाम आने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही थी? मेरी प्रतिक्रिया पहले यही थी कि जिसने मतदान दिया उसका भी भला, जिसने नहीं दिया उसका भी भला, क्योंकि मेरी लड़ाई हार जीत की थी नहीं, मेरी लड़ाई तो लोकतांत्रिक मूल्यों की थी, मेरी लड़ाई तो संविधान को बचाने की थी, और मेरी लड़ाई लोगों को ये आश्वस्त करने की थी कि आपके तकलीफों की आवाज विपक्ष जो होती है वो विपक्ष का चेहरा मैं भी हूं, और आपकी आवाज में जरूर उठाऊंगा। कल जो आंदोलन होने वाला है स्मार्ट मीटर का, जिसकी वजह से और बिल लोगों के बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल का बिल बढ़ा, शिक्षा का बिल बढ़ा, ट्यूशन का बिल बढ़ा, बच्चों की आत्महत्याएं हो रही है, गैस सिलेंडर 400 से 1000 के ऊपर चला गया, पेट्रोल जो 70 रुपए में मिलता था वो 100 के ऊपर चला गया। इसकी आवाज उठाने की चेहरा जो है वो कांग्रेस है, उसका मैं कार्य करता हूँ। ये जनता को विश्वास दिलाने वाली ये चुनाव था। सर, भीतरी कई चर्चाएं बार बार सामने आई हैं कांग्रेस में अंदर खींचतान को लेकर, तो आपको क्या पहले से कुछ ऐसा अंदेशा या लग रहा था आपको कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है? देखिए, ये ऐसा प्रोग्रामिंग होता है कांग्रेस को लेकर, क्या भीतर का बीजेपी में नहीं है? 130 में मुझे सिर्फ कांग्रेस के मिले, बीजेपी के नहीं मिले, ऐसा कहना है? कहाँ थे नितिन जी गडकरी चुनाव में? और नितिन जी गडकरी महाराष्ट्र की राजनीति में क्यों बाहर है? खासदार महोत्सव में बंगले वाले पार्षद क्यों नहीं दिखते? तो हर पार्टी में थोड़ा कम ज्यादा होता है। मैं किसी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाऊंगा, मैं किसी पार्षद ने क्या किया ये नहीं कहूंगा, उल्टा मैं ये कहूंगा कई भाजपा के पार्षद जब हमें मिले, बात किए फोन पर, या मेरी पत्नी खुद जो है वो हर घर पर जाकर आई, तो उत्सव होता है, मिलना चाहिए सबसे, बातचीत करना चाहिए, विजन क्या है बताना चाहिए। मेरी पत्नी ने भी पूरा कंधे से कंधे मिलाकर इस चुनाव में मेरा साथ दिया। तो वो ऐसा कह रहे थे कि अतुल भाऊ को शुक्रिया बोलना, धन्यवाद बोलना, कम से कम ये बीजेपी वाले अभी हमको पूछ रहे थे, तो पूछते भी नहीं थे, कुछ बताने का तरीका अलग था अपना नागपुर स्टाइल की, थूक लगा के भी पूछते नहीं है, अभी पूछ रहे, कम से कम हमको घुमाने ले जा रहे। महिलाएं खुश थी, गोवा जाने मिला, उज्जैन जाने मिला, हैदराबाद जाने मिला, तो उन्होंने भी खुशी जाहिर की। तो देखो दमन कितना है। बताइए मुझे, आज ओबीसी का कॉलम नहीं है जनगणना में, देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि हम ओबीसी की जनगणना करेंगे। अब ये ओबीसी की जनगणना का फायदा क्या होगा? तो जितनी संख्या रहेगी उतना हॉस्टल के लिए पैसा, उतना बजट मिलेगा, उतना पैसा आवंटित करना पड़ेगा, हॉस्टल के लिए पैसा मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, बच्चों को उतने नौकरियों में जगह मिलेगी, उतना प्रतिनिधित्व और बढ़ सकता है जिला पंचायत में, ब्लॉक में, ग्राम पंचायत में, महानगर पालिकाओं में। और जिस दिन विधानसभा में लागू होगा ओबीसी का आरक्षण, वहां पर प्रतिनिधित्व उतना मिलेगा, हर जगह प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, लेकिन संख्या तो पहले पता हो, और ये उन्हें देना नहीं है। तो ये मेरे बहुजन ओबीसी भाई बहन जो है उन तक भी बात ले जाने का चुनाव था। मैंने आह्वान किया था कि आप किनको मतदान कर रहे हैं, ऐसी विचारधारा को जो आपको गुलाम बनाना चाहती है, और आप कब तक गुलाम बन के रहोगे? आपको अपना हक तो मांगना पड़ेगा ना। लोकतंत्र में क्या है, अपना हक मांगना पड़ेगा। आज वक्त आ गया है, इतने संसाधन जो है वो एक व्यक्ति को बांटा जा रहा सब कुछ। इस देश का सबसे गरीब, सबसे नीडी, जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, एकदम गरीब है, उसका नाम है गौतम अदानी, उसी को सब दिया जा रहा है। तो ये सब जागृति लाने का भी एक चुनाव था जिसमें मैंने आह्वान किया था लोगों को, और लोगों को पसंद भी आता है। इसीलिए तो डराया धमकाया गया ना कि आपका वोट कहां जाएगा हमें पता है, हालांकि पता नहीं चलता है। गुप्त मतदान है, बैलेट किसने कहां मतदान किया पता नहीं चलता है। वो पता कैसे चलता है कि बाहर खड़े रहो तो किसने क्या मतदान किया, किसने गड़बड़ किया, वो पता चल जाता है। कौन किसके साथ गया, कौन रात को किसके घर में चला गया था, कौन किससे मुलाकात हुई, उससे पता चल जाता है। लेकिन ऐसा पता नहीं चलता, फिर डराया धमकाया क्यों गया? अपने ही पार्षदों को इस तरह से डराया गया कि फिर बाद में हम तुमको देख लेंगे, हमने तुमको चुना कर लाया है, हमने तुम्हारे ऊपर पैसे खर्चा किया है। ये जो डराया धमकाया गया है ये भी तो सामने आया ना। तो जो है वहां पर हमारे बहुजन भाई बहन, उनको भी सोचना चाहिए
सर लेकिन कहाँ गए कांग्रेस के वोट? बीजेपी को गए ना, दूसरा कौन था? गए होंगे जिन्होंने दिया। मुझे मेरी वो शिकायत ही नहीं है, मुझे कुछ कहना ही नहीं उस बारे में। आप कहाँ गया ये मत पूछो, क्यों खरीदा गया ये पूछो, ये सही सवाल होगा। अच्छा, क्यों खरीदा गया? जरूरत थी? और पहले से ही सर उनके पास ज्यादा था? बहुत ज्यादा था, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा था। मैं तो चुनाव कुछ मूल्यों को लेकर लड़ रहा था, लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर लड़ रहा था, संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ रहा था। चुनाव ऐसी चीज होती है जब आप मुद्दे उठाते हो, जनता का ध्यान आकर्षित होता है, जनता को पता चलता है क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, कौन कैसे बिहेव कर रहा, किसका विजन क्या है, कौन किस मुद्दों पे लड़ रहा है। मैं तो उसके लिए लड़ रहा था, मैंने तो पहले ही डिक्लेयर किया था, हार जीत का सवाल ही नहीं है। सर आपको पता था कौन, यानी मतलब बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है कार्यकर्ता? जिन पर बिल्कुल पता था, कार्रवाई होनी बिल्कुल पता था। कौन मतदान में किसके साथ आया ये पता है मुझे किसी पे कार्रवाई का सवाल नहीं है, मैं किसी की शिकायत नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मेरा मकसद ही अलग था चुनाव लड़ने का। और ये मैं आज बता रहा हूं ऐसा नहीं है, ये मैंने जिस दिन आवेदन दिया उस दिन का मेरा सारा स्टेटमेंट आप निकालो और दिखाओ लोगों को कि मैं किस मुद्दों के लिए चुनाव लड़ा। सर आज के युवा के बारे में बात करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के बारे में। हम सब आपको नेशनल टेलीविजन पर हर रोज देखते हैं, बड़े कार्यक्रमों में, डिबेट्स में हम आपको देखते हैं, लेकिन आज अगर हम युद्ध की आइडियोलॉजी अगर जानना चाहें तो आज के युवा को सरल भाषा में आप बताएं, कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में मूल अंतर क्या है? देखिए, कांग्रेस इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करता है, सबको समानता की बात करता है। अब देखिए, अब सबको समानता क्या है और विचारधारा का अंतर कैसा है। कांग्रेस चाहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, सबको जो है वो भागीदारी मिलनी चाहिए। अब महिला रिजर्वेशन आया है, नारी बंधन अधिनियम वगैरह वगैरह, नाम तो बड़े अच्छे हैं, क्यों 2024 में लागू नहीं किया? हमने तो कहा उसी वक्त लागू, 543 में लागू करो, हमने कहा था। अभी अलग से डिलिमिटेशन पास करवाने के लिए उसमें नारी बंधन की बात की जा रही है। हम कहते हैं आप लागू कर दो, हम साथ में हैं, लेकिन नहीं कह रहे हैं। जितने बलात्कार हो रहे हैं उसमें बीजेपी के लोगों का जो हाथ होता है, उन पे ऊपर क्या सजाएं होती है? क्या कानून के सामने उनको खड़ा किया जाता है? 3-3 हजार, 1-1 हजार। उन्नाव का लो, हाथरस का लो, कुलदीप सेंगर का मैटर लो, बालेश धनखड़ ने तो ऑस्ट्रेलिया में 5 महिलाओं पे बलात्कार किया, ओवरसीज बीजेपी का उपाध्यक्ष है वो प्रज्वल रेवन्ना, 3,000 महिलाओं को, यानी जिस महिला ने उनको गोदी में खिलाया उसको भी नहीं छोड़ा उन्होंने। ब्रजभूषण शरण सिंह, महिलाओं को जिस तरह से घसीटा गया संसद के सामने, वो संसद के सामने जहां वायदा किया था समानता का, वहां उनको खींचा गया है। और ओबीसी को क्यों नहीं दे रहे कुछ? स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है बच्चों को। आज नौकरियां जो है पैरेलल अपॉइंटमेंट हो रही है। आईएएस बनने के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के लिए 16 साल की सर्विस लगती है निशा जी। ये डायरेक्ट पैरेलल आरएसएस के लोगों को उसमें एंट्री दी जा रही है, आवंटन नहीं हो रहा है। जितना फॉर्म भरते हैं, राहुल जी ने अपने प्रेजेंटेशन में कोटा के स्पष्ट तरीके से बताया, 3.5 लाख करोड़ के आसपास पैसा अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है उससे पैसा कलेक्ट होता है। और शिक्षा का बजट कितना है? 1,27,000 करोड़। 5 मंत्रालयों का बजट जितना होता है उतना केवल आवेदनों से, प्रतियोगिता स्पर्धाओं के आवेदनों से पैसा सरकार इकट्ठा करती है। 90,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए सरकारी, अध्यापक नहीं है। इनकी विचारधारा है एक वर्ग का सबने गुलामी करनी चाहिए, सत्ता का अधिकार इन्हीं लोगों को है, दमन है। तो ये अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में। और सबसे बड़ा राजनीतिक अंतर मैं आपको बताता हूं, ये दो लोग, एक चालकानुवर्ती संघ बात करता है, एक चालकानुवर्ती बात, यानी एक व्यक्ति सबको चलाएगा, एक व्यक्ति सबको चलाएगा। और कांग्रेस कहती है नहीं, हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया में शामिल करवा लेना चाहिए। किसने पंचायत राज में रिजर्वेशन लाया? किसने महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया? राजीव गांधी जी ने दिया। उसको 50% पर बाद में कांग्रेस लेकर गया। जानने का अधिकार दिया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया था कि गरीब के बच्चे भी बड़े से बड़े स्कूल में 1 किलोमीटर के दायरे में पढ़े। सब खत्म कर दिया। आरटीआई खत्म, आरटीई, राइट टू एजुकेशन खत्म, सब कुछ खत्म कर रही है। 2 व्यक्ति इस देश को चला रहे। और कांग्रेस चाहती है कि हर उस व्यक्ति को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, निर्णय प्रक्रिया में अधिकार मिले और ज्यादा से ज्यादा अधिकारों का डिसेंट्रलाइजेशन हो।
ये बेसिक अंतर उनमें और कांग्रेस में है। सर, बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, कांग्रेस संविधान और समावेशिता की बात करती है, दोनों में क्या अंतर देखते कौन सा हैं? राष्ट्रवाद? क्या है हिंदुत्व? वही बात क्या है है सर मनुस्मृति की। में महिलाओं की क्या अवस्था है? पैर की जूती, इससे ज्यादा महिलाओं की कोई कीमत नहीं है मनुस्मृति में। मनुस्मृति कहती है कि एक वर्ग का नीचे के तीनों वर्गों ने सेवा करनी चाहिए। मनुस्मृति बहुजनों को शिक्षा का अधिकार नहीं देती है, जो धीरे धीरे छिना जा रहा है। चंद लोगों के लिए शिक्षा बची है अभी। आप बताइए, आईआईटी आईआईएम में गरीब का बच्चा पास होके, नीट पास होके भी एडमिशन नहीं ले सकता। इतनी फीस बढ़ा दी है सरकारी स्कूल इंस्टीट्यूशंस की। तो मनुस्मृति ये बात कहती है। और आप जो संविधान की समावेशिता की बात कर रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान कहता है कि नहीं, जिसको एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, महिला हो, उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए, उन्हें आगे लाना चाहिए, उनका खर्चा सरकार करेगी। इसलिए हमारी जनरेशन तक कई लोग जो है बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, आईआईएम हो, आईआईटी हो, या फिर सीबीएसई के स्कूल्स हो, गवर्नमेंट के स्कूल्स हो, इसमें केंद्रीय विद्यालय हो, ये इसमें जो पास हुए हैं उसमें गए हैं। कितने कम फीस में, मैंने मेरा लॉ का आखिरी फी 333 रुपए दिया था। आज देखो सिंबसिस की फी कितनी है, ईयरली 7 से 8 लाख के आसपास है, जहां तक मेरी जानकारी है। मैंने यूपीएससी पास की, आज के तारीख में यूपीएससी का क्लास लगाना, नीट का ट्यूशन लगाना, नीट का एलएन का कितना फीस है? 2-2 लाख रुपए फीस है। क्या कंट्रोल है सरकार का इसके ऊपर? वही सर, एक तरफ यानी मतलब ट्यूशन क्लासेस और इन सब। तो संविधान और मनुस्मृति का अंतर है ये, कि धीरे धीरे लोगों को प्रक्रिया से बाहर करवाना। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर आप छोटे छोटे उद्योगों में, छोटे छोटे इसमें लगे रहो और 5 किलो अनाज और चावल पे रहो। उज्ज्वला गैस कैसे बंद हो गया? कैसे चुनाव जीतने के बाद लाडली बहनों को, 1 करोड़ बहनों को बाहर किया गया? तो ये षड्यंत्र जो है, ये षड्यंत्र संविधान के खिलाफ का है। अगर कोई युवा आज अगर पूछे सर कि कांग्रेस को क्यों चुना जाए, तो आपका जवाब क्या होगा? उसको अगर अपना भविष्य सिक्योर करना है, देश को आगे लेकर जाना है, वो 70 साल में देखे क्या क्या हुआ है, तो उसने कांग्रेस को चुनना चाहिए। कांग्रेस के पास एक ऐसा नेता है जो कैम्ब्रिज और हार्वर्ड, दुनिया की जो बड़ी यूनिवर्सिटी से, वहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। वो बात समझ, उन्होंने जब बात कही, उन्होंने नोटबंदी के वक्त बात कही, वो सही निकली, जीएसटी के वक्त बात कही, वो सही निकली, कोविड के वक्त बात की, वो सही निकली। अभी उन्होंने कहा कि जबरदस्त आर्थिक तकलीफ होने वाली है, अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, ये उन्होंने कहा है, देखिए आएगा। बीजेपी की सर एक बात जो आपको अच्छी लगती है? कोई बात अच्छी नहीं लगती मुझे, ना उनकी विचारधारा अच्छी है, ना लोगों की तरफ देखने का नजरिया अच्छा है, ना उनका गवर्नेंस अच्छा है। बताइए ना, क्या मैं किस बात के लिए उनको अच्छा बोलूं? 15-15 लाख का झांसा दिया उसके लिए बोलूं? 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया उसके लिए बोलूं? गुड गवर्नेंस का झांसा दिया उसके लिए बोलूं? या 200 रुपए का गैस सिलेंडर और 35 रुपए का पेट्रोल देने का झांसा दिया था, उसके लिए अच्छा बोलूं? किस बात के लिए बोलूं? आज बहुजन जो है वो सारे प्रक्रियाओं से बाहर हो रहा है। आज बच्चे जो है आत्महत्या कर रहे हैं, 114 पेपर लीक हुए हैं। देखिए, आपने मोहन यादव जी ने बिजनेस खोला है, भगवान को भी नहीं छोड़ रहे लोग। प्रभु रामचंद्र क्या इन्होंने लूट मचाई है, अभी पहली बार नहीं मचाया है ये 200 करोड़ का जो उन्होंने घपला प्रभु रामचंद्र के वहां किया है। इसके पहले भी जब कार सेवा हुई थी तब 1400 करोड़ रुपए का घपला इन्होंने किया, ऐसा विश्व हिंदू परिषद के संतों ने आरोप किया है। जो पैसा कहाँ गया? अभी ये उज्जैन के विकास के लिए जो लैंड एक्विजिशन हुआ है, उसमें इनकी बीवी, इनके बेटी, इनके दामाद, इनके भाई, इनके भतीजे, ये सारे लोगों ने पैसा दिया है। कांग्रेस में 2 मार्क बढ़ाए थे एक मुख्यमंत्री ने अपने बेटी के। कौन किया था? सिर्फ इस्तीफा हो गया था। इनके यहाँ तो बलात्कार के आरोप लगे तो भी इस्तीफा नहीं होता। तेलंगाना का एक एमपी है, उसके बेटे ने बलात्कार किया था, पोक्सो का केस, 17 दिन में बेल हुई। होती है क्या बेल? ये सारा जो है, इसके लिए अगर आप मुझे पूछ रहे कि कौन सी एक बात अच्छी लगती है, क्या मैं गडकरी जी को इथेनॉल के लिए शुक्रिया अदा करूं? या इतने सीमेंट के रास्ते बना दिए हैं कि ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है दिन ब दिन। महिलाएं, पानियों की वजह से महिलाओं को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। बीड़ में पानी नहीं मिलता, 8-8 किलोमीटर जाकर पानी लाना पड़ता है। यूटेरस महिलाओं का खराब हो गया है।
महिलाएं का प्रजनन क्षमता खत्म हो गई है वहां पर पानी लाने की वजह से। 78 डिग्री टेम्परेचर था सीमेंट रोड का, और कितनी जगह क्रैश गई है सीमेंट रोड पे। वही सीमेंट रोड खोदो, फिर उसमें नया बनाओ, फिर डांबर रोड खोदो, फिर नया बनाओ, फिर उसको हम गट्टू को हटाओ, फिर वाटर स्टॉर्म लाइन डालो। यही धंधा चल रहा है। और किसके लिए चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो किस बात के लिए पेड़ों को इतना तोड़ा जा रहा है? हसदेव जंगल को, जो हमारे लंग्स है, हमारे देश का फेफड़े है, हमारे ऑक्सीजन देता है, बेरहमी से 4.5 लाख पेड़ तोड़ दिए। 500 साल पुराने पेड़। गडचिरोली में क्या किया है? शक्तिपीठ का रोड जो है अदानी के लिए बनाया जा रहा है ताकि गोवा पोर्ट से आयरन ओर का एक्सपोर्ट हो सके जापान को। ये इसके किस बात के लिए मैं धन्यवाद दूं, बताओ आप मुझे। क्या लगता है सर, अगर हम देखें तो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तोड़फोड़ की राजनीति या दल बदल? कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि कांग्रेस सच्चाई के साथ है। हम्म। कांग्रेस ने कभी लोकतांत्रिक मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और कांग्रेस ने अपने ही लोगों को गलती करने पर सजा दी है। कितने मुख्यमंत्री है वगैरह। अशोक चौहान जी का इस्तीफा किस लिए हुआ था? 2G 3G में जो आरोप हुए थे, जिसमें बाद में सारे के सारे लोग बरी हो गए, उनको भी कानून के सामने कांग्रेस ने खड़ा किया था। तो कांग्रेस की गलती यह है कि कांग्रेस को झूठ बोलना नहीं आता, कांग्रेस को इतना राई का पहाड़ बनाना नहीं आता, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी आती है। तो कांग्रेस ने देश के लिए सोचा है, इन लोगों ने देश को बेवकूफ बनाकर अपने लिए सोचा है। अदानी का विकास है, देश का विकास है क्या? अंबानी का विकास है, देश का विकास है? या फिर बीजेपी के लोग जो घूमते थे, आप तो नागपुर में पैदा बड़ी हुई है ना? जी। नागपुर में जो लोग बीजेपी के पहले घूमते थे, उनकी अवस्था क्या थी और आज क्या है? महंगी गाड़ियां। नहीं, इतना करप्शन का तो कोई लेवल ही नहीं बचा है। किसी भी चीज का कोई लेवल नहीं है। दमन है, क्योंकि उनको मालूम है चुनाव मैनिपुलेट करके जीतना उनको आता है। तो आम जनता की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे। कांग्रेस आज भी आम जनता की बात करती है। कोटा में राहुल गांधी जी ने जब बात की तो राजनीति की बात नहीं की, उन्होंने विद्यार्थियों की बात की, छात्रों की बात की, छात्रों के भविष्य की बात की। ये अंतर है। सर, आज जिस तरह से टूट फूट की राजनीति हम देख रहे हैं, अगर कोई नेता विचारधारा छोड़कर सत्ता के लिए पार्टी बदलता है तो क्या उसे जनता के पास दोबारा जाना चाहिए? जाना चाहिए। ये जो लाया है, कोई भी अच्छा पॉलिटिशियन इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप उठाकर ले जा रहे लोगों को, तुम्हारे बीवी को जेल में डाल देंगे। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल, लोगों को डराना धमकाना, जो कमजोर हो जा रहे हैं। तो ये तोड़फोड़ की राजनीति जो है, इसी इतिहास में तो काले अक्षर से लिखा जाएगा ना कि एक भरा पूरा लोकतंत्र जो है, उस लोकतंत्र को खत्म करने का काम बीजेपी कर रहा है। तो ये जनता देख रही है ना। सर, एक तरफ बीजेपी के विधायक है आशीष देशमुख जी, उनका बयान आया था अभी हाल ही में कि विपक्षी विधायकों को महायुति में शामिल करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी इतना संख्या बल है। अभी ऐसा है कि कांग्रेस मुक्त भारत से उनका कैंपेन शुरू हुआ था 2014 में। अब कांग्रेस मुक्त तो छोड़ो, कांग्रेस से तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है, बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है। अब बेचारे जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो हमारे खिलाफ लड़े, राजनीतिक लड़ाई उन्होंने लड़ी सत्ता में आने के लिए, अब वो बेचारे अभी भी तब भी दरी उठा रहे थे, अभी भी दरी उठा रहे। हमारे यहाँ से लोग गए, देखो मणिपुर का मुख्यमंत्री हमारा, आसाम का मुख्यमंत्री हमारा, अभी बंगाल का भी मुख्यमंत्री हमारा, महाराष्ट्र में देखो कितने लोग गए। पूरे देश में सबसे ज्यादा विपक्षी लोग ही उन्होंने अपने पार्टी में लिए हैं। 2-4-5 मंत्री अगर छोड़ दो, या फिर महाराष्ट्र में 2-4 मंत्री छोड़ दो, तो पूरा लिस्ट निकालो, विपक्ष का ही दिखाई देगा। तो आशीष देशमुख बेचारे जो बड़े अपेक्षा से उधर गए, वो भी इधर से ही उधर गए हैं। उनके पिताजी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री पद के रेस में थे। अगर हारते नहीं तो उस वक्त मुख्यमंत्री हो जाते थे। तो उनका बेटा है, वहां गया, उनको लगा होगा मंत्री पद मिलना चाहिए। अब उनको मंत्री पद मिलेगा नहीं ना, और लोग आएंगे तो क्या करेंगे वो। ये उनकी अवस्था है, इसलिए उनका कहना है कि अभी मत लाओ। क्या लगता है सर आपको, बीजेपी के अंदर इस तरह के बयान बेचैनी दिखाता है? बिल्कुल बेचैनी है। अरे पार्षद भी हमारे पार्टी से गए हुए हैं। यहाँ से खोपड़े से लेके विकास कुंभारे जैसे लेके कृपाल तुमानी जैसे लेके सब कांग्रेस से कार्यकर्ता है। ये इनका है ही क्या? क्योंकि इनके पास विचारधारा ही नहीं है, इनके पास लोगों में जाने वाले चेहरे ही नहीं है। मास लीडर जो कहते हैं ना कि लोगों पे जिनका कंट्रोल है, ऐसे लोग ही नहीं है, इसलिए उठा कर हमारे पार्टी से उनको नेता लेना पड़ रहा है। पैदा ही नहीं होता नेता इनके यहाँ बलात्कारी, भ्रष्टाचारी,
दुराचारी, राम मंदिर में चोरी करने वाले, भगवान शंकर के नाम में चोरी करने वाले, यही पैदा हुए हैं। अगर महायुति के पास पहले से 237 विधायक है तो फिर विपक्ष के नेताओं को शामिल करने की कोशिश क्यों हो रही है सर बार बार से, और क्या साबित मैं तो होता है? पहले ही कहा आपको, हमारी चर्चा के शुरुआत में ही कहा कि उनको देश में लोकतंत्र नहीं चाहिए, उन्हें विपक्ष नहीं चाहिए, उन्हें किसी बात पे चर्चा नहीं चाहिए, उन्हें लोगों के समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि विपक्ष खत्म हो जाए और विपक्ष खत्म करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता होशियार है, विश्वास अगर डाला है तो पैर के नीचे से कारपेट खींचने में भी इस देश की जनता कम नहीं करेगी। इस पे मुझे पूरा विश्वास है। आने वाले कुछ समय में सर अगर देखें कांग्रेस के भविष्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नागपुर में कांग्रेस की संगठनात्मक ताकत वापस लाने के लिए क्या रोडमैप होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। हम लोग अभी हमारे नए अध्यक्ष जो आए प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल जी, बहुत अच्छे व्यक्ति है। विकास ठाकरे जी ने भी अच्छा काम किया। उनके आगे जाकर जितने लोग हैं उनको अवेयरनेस कराना, उनसे मेल मिलाप कराना, जो लोग घर बैठे कांग्रेस के उनको बाहर निकालना, लोगों में फिर से कांग्रेस का विचार जो है, जो नई पीढ़ी है, उस वहां तक लेकर जाना। अभी हम राहुल जी का जो कोटा में भाषण हुआ, जो उन्होंने सच्चाई सामने रखी, उसका हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-5 प्रेजेंटेशन उसका जो है वो स्क्रीन्स पर हम दिखाने वाले, जहां बच्चे पढ़ते हैं ऐसे सब जगह में छात्रों की गूंज जो है वो हम सब जगह जो है दिखाने वाले हैं। संगठन की पुनर्रचना हो रही है, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की पुनर्रचना हो रही है, तो काफी तेजी से काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा उन्होंने कहा था कि सिर्फ 10 पार्षद चुन के आएंगे, लेकिन हमारे 34 आए हैं और बहुत ऐसे हैं जिन्होंने 12-12, 13-13 हजार का मतदान लिया है। तो नागपुर ये शिवशाहू फुले अंबेडकर विचार का ही है, ये संघ का नहीं है, ये दीक्षा भूमि है, ये संविधान को मानने वाली जनता है यहाँ की। सर आप पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन है, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर कोई ये सवाल का जवाब दे पाएगा कि जो नए अध्यक्ष अभी शहर के चुन के आए प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल जी, एक खेमा है जो विकास ठाकरे जी के साथ है आज भी, और एक है जो प्रफुल्ल पाटिल जी के साथ है। क्या लगता है आपको, क्यों ये बीच में? देखिए, अभी 3 घटनाएं मैं आपको बताता हूँ कि कांग्रेस में खेमा वगैरह खत्म हो गया है। थोड़ी बहुत अनबन तो होती है। महानगर पालिका के चुनाव में आपने कहा खेमेबाजी देखी, बताइए मुझे। चाहे मैं हूं, चाहे प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल जी हो, चाहे विकास ठाकरे जी हो, चाहे अभिजीत वंजारी जी हो, सब तो हम साथ में थे चुनाव में सर। लेकिन फिर भी आराम से बटी, आपको न्यूज ही नहीं मिली कांग्रेस के खिलाफ कुछ करने के लिए। आती होंगी आपको भी गाइडलाइंस, ये करो वो करो, कांग्रेस के खिलाफ मिली नहीं आपको। फिर प्रफुल्ल गुर्दे जी अध्यक्ष बने तो उनके पदग्रहण का कार्यक्रम आपने देखा होगा। वहां पे विकास ठाकरे जी ने क्या कहा, वहां पे विकास ठाकरे जी थे, सब लोग थे, हम लोग सभी थे। वो मंच कितना भरा पूरा मंच था, सब लोग थे वहां पर, सारे बड़े नेता सब लोग थे। फिर मुझे उम्मीदवारी दी गई, मुझे चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिया पार्टी ने। उस वक्त भी सारे नेता साथ में थे। सवाल तो ये होना चाहिए कि नितिन गडकरी जी कहाँ थे, देवेंद्र फडणवीस जी चुनाव में थे, बावनकुले जी थे, सारे विधायक थे, गडकरी जी कहाँ थे? सवाल ये होना चाहिए अभी। कांग्रेस सर अगर बात देखा जाए तो युवा कार्यकर्ताओं में उत्साह कम क्यों दिखाई दे रहा है आजकल? ऐसा है कि इतने आंदोलन हमने किए हैं, अभी हमारे जो विधायक चुन के आए हैं, अब देखिए जी, एक प्रमोद ठाकुर जी है, अभिषेक व्यास है, अपना अभिषेक झा है, वसीम खान है, ऐसे कितने युवा नेता जो है आपको दिखा सकता हूँ। हमने, हमारे जो ज्येष्ठ लोग हैं उनमें भी किसी का अच्छा एक्सपीरियंस के लोग हैं। हमारे विपक्ष के नेता भी युवा है, संजय महाकालकर जी। तो आपको ब्लेंड दिखाई देगा एक्सपीरियंस का और यूथ का। उनमें कहा है क्या नीता ठाकरे जी को अधिकार है? कौन चलाता है महानगर पालिका नागपुर की? जरा ये भी एक बार कॉर्पोरेशन में जाके देखिए। यूथ ही है सर जो सवाल उठा रहे हैं वहां पे। हाँ, नहीं, मैं तो आज भी कह रहा हूं आपको कि नीता ठाकरे जी हमारी सम्मानीय प्रथम नागरिक है, मेयर है, सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छी लेडी है वो। कितने अधिकार उनको है, जाकर एक बार निजी इसमें पूछ लेना। अगले 2 साल में अगर नागपुर में कांग्रेस सर क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? नागपुर में कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई देगी।
नए चेहरों को सर आगे लाने के लिए क्या तैयारियां की हैं? नए नए चेहरे सब, नए नए चेहरे हैं और मार्गदर्शन में है, चाहे विलास मुत्तेमवार जी हो, चाहे चतुर्वेदी जी हो, चाहे राउत जी हो, चाहे अनीस अहमद जी हो, जितने नेता थे उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तो चेहरे कौन से सामने, सारे नए युवा चेहरे ही हैं। सर एक सवाल, जैसे मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, आप नेशनल स्पोक पर्सन है, तो कांग्रेस के लिए सर सबसे बड़ी चुनौती क्या दिखती है आपको? लोकतंत्र को बचाने की, इस देश के संविधान को बचाने की। जब तक इस देश का संविधान है तब तक ये देश है। जब से कांग्रेस नहीं है तब से देश में समस्या है। कांग्रेस ही तो समस्या नहीं थी, मीडिया बेबाक होकर बात करता था, आज प्रेस की आजादी, लोगों की बात होती थी, धर्म के नाम पे लोगों को विभाजित नहीं किया जाता था, जात के नाम पे विभाजित नहीं किया जाता था। ओबीसी की जनगणना हो गई थी, आंकड़े इन्होंने दिए नहीं क्योंकि ये चुन के आगे इनकी जिम्मेदारी थी। तो सालों से जनगणना नहीं हुई है, जनगणना तो हो ही नहीं रही है। तो ये समस्या नहीं थी, कांग्रेस नहीं है इसलिए समस्या है देश में। सर इंटरव्यू को एक रोचक पार्ट में ले जाने के लिए कुछ रैपिड फायर सवाल हम खेलेंगे। एक शब्द में अगर आप जवाब दे सके सर इसके लिए। देवेंद्र फडणवीस जी, इनके बारे में क्या है आपके विचार? देवेंद्र फडणवीस जी से बहुत अपेक्षा थी महाराष्ट्र को। हमारे पीढ़ी के नेता है, हमसे केवल हमारे एलुमनाई है, 5 बैच आगे थे लॉ कॉलेज में, लेकिन उन्होंने अपेक्षाओं का बहुत बड़ा भंग कर दिया। लोकतंत्र को खत्म करने में उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। राहुल गांधी, लोकतंत्र की आशा। एकनाथ शिंदे, गद्दार। और चाणक्य कहते हैं जिन्हें हम राजनीति का शरद पवार। शरद पवार जी की राजनीति को छोड़कर अगर आप देखिए तो शरद पवार जी ने महिला आरक्षण लाया महाराष्ट्र में सबसे पहले 1993 में, जब वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। जब वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने फलोद्यान योजना लाई थी, जिससे एंटायर एग्रीकल्चर का चेहरा मोहरा जो है वो बदल गया था। जब वो कृषि मंत्री बने, 70,000 का बजट था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी से सरकार ली थी मनमोहन सिंह साहब ने, वो 8.5-9 लाख करोड़ तक उन्होंने वो बजट लाया था। कर्जा माफी उन्होंने पहले दी थी। उनका बहुत कंस्ट्रक्टिव काम रहा है। और पहले जो थाली में जहां चावल था वहां रोटी नहीं थी, जहां रोटी वहां सब्जी नहीं थी, फल खाना तो बहुत दूर की बात थी। आज भरी पूरी थाली आपको देश में कहीं पर भी जाओ मिलेगी। इसका योगदान जो है वो शरद पवार जी का है, वो हमने मानना चाहिए। राजनीति पे सर विचारधारा बड़ी है, सत्ता विचारधारा। क्या आज का युवा राजनीति से निराश है? बिल्कुल है। अगर 25 साल का कोई युवा राजनीति में आना चाहता है तो उसकी आपके लिए क्या सलाह होगी? मैं ये सलाह देने लिए कोई बड़ा राजनीति पॉलिटिशियन नहीं हूं मैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि समाज में जाओ, झोपड़पट्टी में जाओ, महिलाओं से बात करो, समाज में जितना घूम सकते हो, समाज की स्थितियों को जितना समझ सकते हो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, तो ऑटोमेटिक ही क्या करना है ये पता चल जाएगा। जो राहुल जी कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन होना पॉलिटिक्स में, तो आप किस चीज के लिए आए हो आपको पता चल जाएगा। समाज में नहीं जाओगे, लोगों में काम नहीं करोगे, लोगों की समस्या नहीं समझ पाओगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्या करना है ये पता नहीं चलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता, मैं नया नया राजनीति में आया, सिविल सर्विसेज पास किया हुआ, यूपीएससी पास किया हुआ, मेरे सोच यही थी कि किताब ही जिंदगी बदल सकती है। तो मेरे यहाँ जब कुछ गरीब लोग चंदा मांगने आते थे, हमारे यहाँ दुर्गा देवी होती है, गणेश जी होते हैं अलग अलग, तो मैं उन्हें ज्ञान पिलाने का काम करता था कि इतना पैसा आप कलेक्ट करो, उसके बुक्स लो, कॉपीज लो, बच्चों को दो, उनको पढ़ाओ आगे तो ज्यादा फायदा होगा। एक लड़के ने मुझे कहा कि भाऊ आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हमको, हमारे फ्यूचर की अच्छा आगे बढ़ना चाहिए इसकी बात बता रहे हो, लेकिन बोले इसी बहाने हमको पूरा थाली भर के खाना मिलता है, मौका मिलता है खाने का, फिर उसमें स्वीट भी आ जाता है, जलेबी खाने को मिल जाती है, लड्डू खाने को मिल जाता है, कड़ी पीने को मिल जाती है, 2 सब्जी देखने को मिल जाती है थाली में। उसके बाद मैंने कभी ये बात नहीं की। उसके साथ में बात की मैंने कि ये तो करो ही, लेकिन पढ़ाई करोगे तो भगवान साथ में रहेगा, मेहनत करोगे तो भगवान साथ में देगा, मेहनत करोगे तो तकदीर साथ में देगी। मैंने ये जोड़ के दिया, तो ये मेरे लिए सीख थी बहुत बड़ी। अतुल जी, आज आपने चुनावी हार, क्रॉस वोटिंग, कांग्रेस की चुनौतियां, बीजेपी की राजनीति और महाराष्ट्र के बदलते राजनीतिक समीकरणों पर खुलकर अपनी बात रखी है। लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ हार जीत का नाम नहीं होता, बल्कि जनता के विश्वास और विचारधारा की परीक्षा भी होता है। आने वाले समय में कांग्रेस इस चुनौती से कैसे उभरती है और महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जाती है,
इस पर सभी की नजर रहेगी। काफी बेबाकी से आपने सभी सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए। नमस्कार।